तो हम लोगों ने पिछले क्लास में दोहरे पाठ को पढ़ लिया है, उसका प्रश्नोत्तर भी कर लिया है। आज हम लोग उस पाठ से संबंधित ग्रामर करेंगे, व्याकरण अभ्यास सागर, ठीक है। और इसमें अभ्यास सागर में क्या है, विविध शब्द प्रयोग। टॉपिक क्या है हमारा इसमें, विविध शब्द प्रयोग, यानी हमें शब्दों का कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रयोग होता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज हम अभी देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें क्या है, पहला प्रश्न हमारा क्या है ये बताइए। मैम ऊपर दिए गए दोहे में से हाँ, अब इस ढंग से आप लोग बोलेंगे तो पढ़ाई हो पाएगी। सबको लिखना है ना और सबको जानना है। अब सब एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं होगा। मैं म्यूट कर देती हूँ और जिसको अनम्यूट करेंगी वही बोलेगा, ठीक है। अभिज्ञा आप ही बोलिए, अभिज्ञा ने हैंड रेज किया हुआ है। चलिए ऑन कीजिए अपना, मैंने अनम्यूट कर दिया। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए दोहे में से मोटे काले शब्दों के दो नाम और लिखिए। हाँ, मोटे काले शब्द क्या है? मैम तरुवर और नीर। मैम तरु और नीर। तरु और नीर, तो तरु लिखा हुआ है, तरु के सामने डैश दीजिए। अगर बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप कॉपी में लिखेंगे, तरु के सामने डैश देंगे और लिखेंगे पेड़ और वृक्ष, पेड़ और वृक्ष। स्क्रीन शेयर कर दूँ, लेकिन स्क्रीन शेयर में यही प्रॉब्लम है कि आप लोग उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। यस मैम। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप लोग आराम से लिखेंगे। देख कर लिखिए। तो तरु का क्या है, पेड़ और वृक्ष। नीर का क्या लिखेंगे? नीर को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, पानी और जल। जल। हाँ, पानी और जल। जल। जिसके पास बुक है वो तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके सामने आप उत्तर डाल देंगे। जिनके पास नहीं है वो इससे लिखिए, स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया है, आप इसको देख कर उतारेंगे। तरु का लिखेंगे पेड़ और वृक्ष, और नीर का लिखेंगे पानी और जल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये अमन वर्मा ने मैसेज किया कि मैम पोर्शन क्या है, किस चीज़ का पोर्शन मांग रहे हैं बेटा आप, किस चीज़ का पोर्शन मांग रहे हैं? संडे टेस्ट का? इस बार संडे टेस्ट होगा, क्या है संडे को? 15th अगस्त इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना? नो मैम। हाँ, तो इस संडे आप लोग फ्री हैं, फ्रीडम है ना उस दिन। हाफ ईयरली का पोर्शन बेटा, हाफ ईयरली का पोर्शन ही तो मैं पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर 12 तक ही है हाफ ईयरली का पोर्शन। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। मैम दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में के तीन पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। हाँ, मनुष्य का क्या लिखेंगे? आदमी, मानव और मनुष्य। आदमी, मानव और मनुष्य। हाँ, युद्ध का लिखेंगे संग्राम, समर और रण। संग्राम, समर और रण। फिर सोना का लिखेंगे स्वर्ण, कनक और कंचन। स्वर्ण, कनक और कंचन। कपड़ा का वस्त्र, वसन और अंबर। वस्त्र, वसन और अंबर। सोना का है स्वर्ण, कनक और कंचन।
कपड़ा का लिखेंगे वस्त्र, वसन और अंबर। सरस्वती का लिखेंगे भारती, शारदा और वागीश्वरी। भारती, शारदा और वागीश्वरी। यस मैम। नेक्स्ट है मैम, उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों उस शब्द समूह में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो समूह से अन्य शब्दों से भिन्न है। हाँ, जैसे पावन है ना। यस मैम। मैम पवन, वायु, पावन और अनिल। हाँ, क्या क्या है? पवन, वायु, पावन और अनिल। तो यहाँ देखिए, पवन यानी भी हवा, अनिल यानी भी हवा और वायु यानी भी हवा। लेकिन पावन यानी क्या होता है? पवित्र। तो हम लोग वो पावन सबसे अलग है तो उसको घेर देंगे। ठीक है। स्क्रीन पे लिखने लगे। अच्छा, एक मिनट रुकिए, वो पैक करना पड़ेगा मुझे। अब यही करूँगी मैं बैठ के, आप लोग को पढ़ाना बंद कर देती हूँ तब, है ना। चलिए दूसरा देखिए। हाँ, दामिनी, मंदाकिनी और विद्युत और चंचला। हाँ, दामिनी, मंदाकिनी, विद्युत और चंचला। तो अब दामिनी देखिए, दामिनी यानी भी बिजली, विद्युत यानी भी बिजली, है ना। और ये और क्या था? चंचला। हाँ, यहाँ मंदाकिनी जो है वो नदी का नाम है, इसलिए मंदाकिनी अलग हो जाएगा। तो हम लोग मंदाकिनी को घेर देंगे। ठीक है। यस मैम। चलिए आगे। उसके बाद है भानु, रवि, राकेश और दिनेश। हाँ, तो भानु यानी भी ये सूर्य, रवि यानी भी सूर्य और दिनेश यानी भी सूर्य। और राकेश जो है, राकेश यानी क्या होता है? चंद्रमा, चंद्रमा को बोलते हैं, इसलिए राकेश को हम लोग घेरेंगे। ओके मैम। उसके बाद है तट, कूल, किनारा और पुल। मैम पुल होगा। हाँ, फूल, तट, कूल, किनारा और कूल, यही है ना। हाँ तो तट यानी भी किनारा, कूल यानी भी किनारा। तो आप यहाँ पे नहीं, एक कूल यानी क्या होता है? तट यानी किनारा। और यहाँ जो कूल है ना, इसका मतलब हुआ कि वंश, तो ये अलग हो गया, इसलिए इसको घेर देंगे हम लोग। उसके बाद है सुगंध, महक, प्रसून और सौरभ। हाँ, तो सुगंध, प्रसून यानी क्या होता है? प्रसून यानी यहाँ पे आप कहेंगे। हाँ बोलिए, क्या? देखिए, मैं बता रही हूँ, सुगंध, महक और सौरभ ये सब फूल से संबंधित है ना, प्रसून नहीं है। प्रसून को आप घेरेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के एक से अधिक अर्थ है। हाँ। उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके दो अर्थ स्पष्ट हो जाए। हाँ, दो अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहला क्या है? उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि उसके काम कमलों के कर कमलों से। हाँ, कर कमलों से। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। दूसरा उदाहरण उस पर कर बकाया है। एक मिनट देखिए, बता रही हूँ। एक मिनट, चौथा का क्या प्रश्न है? चौथा, इसमें तो कुछ और दे रहे। चौथा प्रश्न नीचे दिए गए शब्द। हाँ, तो बेटा ये जो आपने पढ़ा ना कि उसने कर कमलों से दान किया, तो ये तो एग्जाम्पल देकर बता रहा है ना, तो इसको हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में ये नहीं है ना, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? हार है ना, हार। तो दोनों में हम लोग अंतर स्पष्ट क्या करेंगे कि पहला हार यानी युद्ध में दुश्मनों की हार हुई, और दूसरा हार यानी क्या हो गया? बहुत कीमती सोने का हार। तो पहले में हम लोग वाक्य बनाकर और फिर क्या लिखेंगे? पहले हार से वाक्य बनाएंगे कि युद्ध में उसकी दुश्मनों की हार हुई, और दूसरे हार से वाक्य बनाएंगे कि हीरे का हार बहुत कीमती होता है। दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ, कर मतलब हाथ भी होता है क्या? हाँ, ये जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसने कर कमलों से दान किया। तो पहला कर यानी हाथ,
ठीक है। कर ये जो हम लोग का अंजुरी जो होता है ना, यही है कर, और उस पर कर बकाया है यानी टैक्स। तो कर दो एक शब्द है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, यही है विविध शब्द प्रयोग। आप लोगों ने पूछा ना कि मैम क्या है विविध शब्द प्रयोग, यही है, ठीक है। तो वो तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसको ये अंतर स्पष्ट हो रहा है वाक्य से। लेकिन यहाँ पर एक जो शब्द दिया है हार, उससे आप वाक्य बनाएंगे। और क्या बनाएंगे कि युद्ध में दुश्मनों की हार हुई, और दूसरा हीरे का हार बहुत कीमती होता है। लिखिए प्लीज़, आप लोग ये करेंगे तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूँगी, और बार बार इरेज करती रहूँ इसको। हाँ तो मैं जो बच्चा कर रहा है उसको रिमूव कर देती हूँ। मैम सोनी कुमारी कर रही है। सोनी कुमारी क्लास में है, वो तो बहुत दिनों से गायब हो गई है। लेकिन मैम वो है क्लास में, मैम वही कर रही है। अब किसी बच्चे को विजुअल ही नहीं हो रहा है, एक मिनट रुकिए। अब मैं तब एक काम करती हूँ, मैं बोल के ही लिखवा देती हूँ। बच्चे कह रहे मैम जूम मत कीजिए, विजुअल नहीं हो रहा है। छोड़ दीजिए, मैं बोल ही दूँगी, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, शब्द क्या था? हार। हाँ बोलिए। हाँ तो हार शब्द से आप वाक्य बनाएंगे कि दुश्मनों की, युद्ध में दुश्मनों की हार हुई, ठीक है। युद्ध में दुश्मनों की हार हुई, ठीक है। और दूसरा हार से वाक्य बनाएंगे हीरो का हार बहुत महंगा होता है। हाँ, ये लिख सकते हैं कि हीरो का हार बहुत कीमती होता है। हीरो का हार बहुत कीमती होता है। लिखिए तो इसको, चलिए लिख लिया आपने। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द हाँ, मैम इसका वाक्य हो सकता है मैम कि मैम आपने भोजन ग्रहण किया। हाँ ये भी लिख सकते हैं कि क्या आपने भोजन ग्रहण किया, ये आप पहला वाक्य लिख दीजिए। और दूसरे में आप लिखेंगे कि कल भारत देश में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कल भारत देश में चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये भी आप लिख सकते हैं। हाँ बोलिए। तो लेकिन दोनों ग्रहण का मतलब तो एक ही हुआ। नहीं, दोनों ग्रहण का मतलब एक नहीं है। पहला आपने क्या बोला? मैम क्या आपने भोजन ग्रहण किया? हाँ, तो यहाँ ग्रहण का मतलब हो गया स्वीकार करना। भोजन स्वीकार किया आपने, ठीक है। मैंने रमेश का उपहार ग्रहण किया, ये अगर आप वाक्य बनाते हैं तो स्वीकार किया। और भोजन में आपने कहा कि अतिथियों ने भोजन ग्रहण किया, अगर वाक्य बनाते हैं तो यहाँ ग्रहण करना यानी खाना, दोनों में अंतर है। तो आप एक काम करेंगे कि आप सबसे पहले ग्रहण जो है वहाँ पर आप लिखिए, वाक्य बनाइए, मैंने रमेश का उपहार ग्रहण किया, और तब वहाँ उस ग्रहण को अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिखिए स्वीकार, ठीक है। अर्थ भी आप लोग लिखते जाइए, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत होने लगेगी। अर्थ भी लिखिए। और दूसरा ग्रहण जो है उसमें होगा, उस ग्रहण का मतलब होगा खाना। अतिथियों ने भोजन ग्रहण किया यानी खा लिया। तो उस वाक्य को लिखकर आप ग्रहण में अंडरलाइन करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे खाना। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? खाना। हो गया। दूसरा, अब तीसरा क्या है? काल। तो एक काल का मतलब होता है समय, और दूसरे काल का मतलब हो गया मृत्यु, है ना। तो आप पहले वाले काल में ब्रैकेट में लिखिए समय, उसका अर्थ लिखिए समय, और लिखिए भक्ति काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता था। यानी भक्ति काल का जो समय था उस वक्त सिर्फ, अब आप लोग ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं बताऊंगी, इसका समय था। और उस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा जब युद्ध होने लगा था, वीर काल जब था, उसके बाद भक्ति काल आया। हिंदी में ही पढ़ना है, ये साहित्य का इतिहास है।
तो जब इतना ज़्यादा युद्ध होने लगा कि लोगों को भगवान पे अब विश्वास होने लगा और चारों तरफ सिर्फ भक्ति का ही बोलबाला हो गया, हर तरफ लोग पूजा पाठ करने लगे। और उस वक्त कोई भी मारपीट खून खराबा राजा महाराजाओं के बीच में नहीं होता था। तो उस युग को भक्ति स्वर्ण युग माना गया था कि सबसे अच्छा समय वही था कि कहीं भी मारपीट हो हंगामा नहीं होता था। तो आपको तो पढ़ने का समय भी ये भी नहीं मिलेगा, समय भी नहीं मिलेगा और ना ही आप पढ़ेंगे। विस्तार से हम लोग को साहित्य का इतिहास अगर आप 10th में होंगे तो थोड़ा पढ़ने को NCERT की बुक में मिल जाएगी आपको, और नहीं तो जो स्पेशली हिंदी का पेपर लेकर पढ़ते हैं वही इसको पढ़ पाते हैं। तो आप लोग उतना इसको क्लियर नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो YouTube पर चाहे तो आप सर्च करके भक्ति काल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भक्ति काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, और वहाँ पर आप लिखेंगे समय। ठीक है? यस। ओके। और दूसरा काल जो है वहाँ है मृत्यु। तो हम सबको एक न एक दिन काल निगल लेगा, ये भी आप लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ा दूसरे बच्चे को मौका देती हूँ अभी। क्या? यस। ठीक है। अच्छा, आशीष सिंह को बहुत दिन से मैंने नहीं बोला है। चलिए बोलिए। मैम आपने किसे अनम्यूट किया? एक मिनट। आशीष सिंह 6F हैंड रेज किया है बहुत देर से इसने। हाँ चलिए। यस मैम। उसके बाद बोलिए। मैम फल है। फल। तो एक फल का मतलब हो गया कि फल जो फ्रूट्स हम खाते हैं, तो आप लिखेंगे फल खाने से ताकत मिलती है, तो उसमें फल ही लिखेंगे। और दूसरा फल जो है इसमें आप अर्थ लिख दीजिए परिणाम या नतीजा। मेहनत का फल मीठा होता है। या कल 10वीं का परीक्षा फल निकल गया। 10वीं का परीक्षा फल निकल गया, ये भी आप लिख सकते हैं। सबसे अच्छा आप लिखिए मेहनत का फल मीठा होता है। एक फल में आप लिखेंगे फल, यानी जिसको फ्रूट्स बोलते हैं जो हम खाते हैं, और दूसरे में लिखेंगे मेहनत का फल मीठा होता है, यानी नतीजा, परिणाम। उसके बाद उत्तर। हाँ, उत्तर। तो एक उत्तर में आप लिखेंगे जवाब। जवाब ब्रैकेट में, मुझे इस प्रश्न का जवाब या मुझे इस प्रश्न का उत्तर पाना है। और दूसरे उत्तर का मतलब हो गया दिशा। जैसे 4 दिशाएं हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो एक का मतलब हो गया दिशा। तो आप लिखेंगे दिल्ली उत्तर दिशा में है। दिल्ली उत्तर दिशा में है। यस मैम। उसके बाद 5th नंबर, नीचे दिए गए शब्द सुनने, बोलने और वर्तनी से काफी मिलते जुलते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग है। इन शब्दों का उस प्रकार वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। हाँ, जैसे उदार और उधार है ना, उदार और उधार। थोड़ा भी जीभ हमारा आगे पीछे होगा तो हम उसमें कंफ्यूज करने लगेंगे। उदार यानी ये नहीं, उदार आप कहें कि अच्छे हृदय वाले, जो कंजूस नहीं हो, उदार, बहुत दानी हो, उसको आप कर सकते हैं। जैसे APJ उदार हृदय वाले महान पुरुष थे। APJ के बारे में आप लोग जानते हैं, हमारे राष्ट्रपति थे। और इनकी जो तनख्वाह थी, ये जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का क्या है कि ये जहाँ के भी राष्ट्रपति हो, भारत देश के प्रथम पुरुष कहलाते हैं ये लोग जो राष्ट्रपति होते हैं। तो इनकी जो तनख्वाह थी वो अपने तनख्वाह में से मात्र 1 रुपये लेते थे और टोटल तनख्वाह वो दान कर देते थे, चैरिटी में डालते थे। तो वो वाकई में वो उदार पुरुष थे और बहुत महान पुरुष थे वो APJ अब्दुल कलाम। तो आप लिख सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम उदार हृदय वाले महान पुरुष थे। उसके बाद उधार। तो वह उधार लेने आ गया। हाँ, क्या? वह उधार लेने आ गया, ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर
आप लिख सकते हैं कि रमेश ने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिया है। रमेश ने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिया है। यस मैम। मैम उसके बाद है अपेक्षा। हाँ, यहाँ देखिए 2 अपेक्षा, एक अपेक्षा एक उपेक्षा है। तो अपेक्षा यानी आप लिखिए शिक्षक छात्रों से पढ़ने की अपेक्षा रखते हैं, यानी अपेक्षा का मतलब यहाँ उम्मीद हो जाएगा। आप लिखते जाइए क्योंकि बुक में आपके नहीं दिया हुआ है, फिर आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। मीनिंग लिखिए उसका, अपेक्षा यानी उम्मीद, और एक है उपेक्षा यानी तिरस्कार करना। तो अपेक्षा से आप वाक्य बना सकते हैं कि शिक्षक छात्रों से पढ़ने की अपेक्षा रखते हैं, यानी उम्मीद रखते हैं ना। शिक्षक छात्रों से पढ़ने की अपेक्षा रखते हैं। और दूसरा है उपेक्षा। हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो आप उपेक्षा में ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं तिरस्कार। मैम उसके बाद प्रणाम। प्रणाम और प्रमाण। हाँ, तो प्रणाम यानी किसी को आदर देना, दोनों हाथ जोड़कर जब हम प्रणाम करते हैं या मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ते हैं। तो आप सिंपल सा वाक्य इससे बना सकते हैं कि हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। और दूसरा है प्रमाण। हाँ, प्रमाण यानी सबूत। जैसे कि कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो लाख उसने वो गलती उसने की हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं रहेगा वो उस गलती को साबित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ प्रमाण यानी सबूत। तो कानून प्रमाण पर विश्वास करता है, इसीलिए कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, वो कुछ भी नहीं देखता है। उसके पास जो सबूत सामने दिखेगा तो वो उस पर जजमेंट करेगा, नहीं दिखेगा तो उस पर जजमेंट नहीं करेगा, फिर कहेंगे कि कोर्ट ने अन्याय कर दिया। तो सबूत आप दिखाइए, वो जजमेंट कर देगा। तो प्रणाम यानी हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, और प्रमाण यानी कानून प्रमाण पर विश्वास करता है, यानी सबूत पर विश्वास करता है। प्रूफ कीजिए वो। यस मैम। मैम उसके बाद प्रसाद और उसके बाद प्रसाद। प्रसाद और प्रसाद। हाँ, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। देखिए प्रसाद यानी पूजा का प्रसाद। जब हम पूजा कर लेते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं तो भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना, कुछ मीठा चढ़ाते हैं, तो वो हो गया प्रसाद, खाने की चीज़। पूजा के बाद प्रसाद सेवन किया जाता है। और दूसरा है प्रासाद, प्र में आकार दिया हुआ है ना, प्रासाद यानी महल, भवन, बड़ा भवन। तो आप लिख सकते हैं कि मैसूर में एक बड़ा प्रासाद है। या फिर एक और वाक्य आप बना सकते हैं कि आलीशान प्रासाद अब खंडहर बन चुका है, यानी महल, बड़ा भवन। ठीक है, पहले वाले प्रसाद में आप लिखिए पूजा का प्रसाद, और दूसरे वाले प्रासाद में आप लिखेंगे भवन। यस मैम। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों के मिलते। एक मिनट आशीष, अब हम लोग दूसरे को मौका देते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए विज्ञा। मैम युग मतलब क्या होता है? युग में यानी जोड़ा, है ना। अभी वैसे शब्द हमारे पास यहाँ आएंगे, युग्म शब्दों को आपको उसमें उससे वाक्य बनाना है, ऐसे आपके पास शब्द आएंगे और आपको बनाना पड़ेगा वैसा। तो युग्म यानी होता है जोड़ा, हमेशा याद रखिए। युग्म शब्द यानी जोड़े वाले शब्दों से वाक्य बनाइए, है ना, दिया भी होगा इसमें कहीं कहीं। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने आपको बोला भक्ति काल समय का स्वर्ण युग कहलाता है, तो मैम युग क्या हुआ? ये युग यानी समय, युग एक अभी जो युग चल रहा है, ये जो समय चल रहा है इसको युग ही आप बोलेंगे ना। युग एक समय है। कलयुग। हाँ अंकुर पूछिए, एक मिनट अंकुर, आपको अभी समय कम है, आप सबको मैं अनम्यूट कर देती हूँ, लेकिन बारी बारी से आप पूछेंगे। हाँ अंकुर पूछिए। अंकुर हैंड रेज किया आपने। अंकुर अनंत, मैंने अनम्यूट कर दिया है सारे बच्चों को। मैम हम बोले मैम 8 नंबर। हाँ क्या? प्रसाद मतलब क्या होता
अभी मैंने बताया ना, भवन, भवन या महल, बड़ा भवन जिसको कहते हैं हम लोग। हाँ अंकुर बोलिए। मैम हम बोले। अंजनी आप बार बार बोलते हैं ना, दूसरे को भी मौका दीजिए, हर बार आप बोलते हैं। मैं बोलूँगी साक्षी। मैम हम आज नहीं बोले हैं। ये पानी कुमार कौन है? एक मिनट, पानी कुमार रोल नंबर 9898 एडमिशन नंबर कौन है ये? मैम वो अंजनी है। तो पानी कुमार लिखा हुआ है। अच्छा सोनी कहाँ है इसमें? मैम सोनी, पानी कुमार रोटी कुमार दोनों से क्लास में एंटर करता है। अच्छा सोनी कहाँ है? सोनी 7th F। सोनी का तो कंप्लेन भी करना पड़ेगा उनके क्लास टीचर से, वो कभी क्लास नहीं करती है। सौम्या श्रेया, सौम्या श्रेया 7th F बोलिए। सौम्या चलिए अगला प्रश्न बोलिए आप। क्या हुआ सौम्या? मैम हाँ मैम शायद उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बात नहीं। रिधिमा आप बोलिए। यस मैम। मैम प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते युक्त शब्द छांट कर लिखिए। हाँ उलट, उलट पलट, उलट पलट, कूड़ा करकट, है ना? उलट का लिखेंगे आप लोग, पलट। मैम घास फूस। हाँ तो घास का क्या लिखेंगे? फूस, घास फूस। फूस। हाँ मैम चमक दमक, चमक दमक, चिट्ठी पत्री, जीव। मैम जीव जंतु, जीव जंतु। मैम पालन पोषण। हाँ पालन पोषण, पालन का लिखेंगे पोषण। हाँ मैम भूख और प्यास। भूख प्यास, ठीक। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द छाटकर वाक्य पूरा कीजिए, पूरे कीजिए। हाँ दीपक तिमिर को दूर कर डैश फैलाता है। मैम तिमिर यानी अंधेरा होता है। मैम तो तिमिर यानी अंधकार। मैम अंधेरा। अंधेरा और अंधकार एक सेम हुआ, आप तिमिर यानी अंधकार ही बोलेंगे, अंधेरा। हाँ बोलिए। मैम प्रकाश। हाँ प्रकाश। प्रश्न ख, सुधीर अपना स्वार्थ देखकर ही काम करता है मगर उसका भाई डैश भाव से काम करता है। निस्वार्थ। मैम निस्वार्थ। स्वार्थ का अपोजिट क्या होगा? निस्वार्थ। प्रश्न क, न्यूनतम तापमान पर तरल पदार्थ भी डैश रूप धारण कर लेता है। ठोस, मैम ठेस। ठोस, ठोस, ठेस नहीं ठोस। तरल यानी लिक्विड होता है ना? ठोस। हाँ तरल यानी लिक्विड, ठोस यानी सॉलिड। तो तरल का अपोजिट क्या होगा? ठोस। मैम ठोस। प्रश्न ख, जीवन में अनुकूल समय कब डैश हो जाए कहा नहीं जा सकता। मैम प्रतिकूल। प्रतिकूल। हाँ अनुकूल प्रतिकूल। प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया और कर्म छाट कर लिखिए। रवि अपने कपड़े खुद धोता है। मैम सकर्मक क्रिया कपड़े और कर्म धोता। क्या क्या सकर्मक क्रिया धोता होगा ना? कर्म हो गया कपड़ा, उल्टा नहीं बोलेंगे। कर्म में आप लोग लिखेंगे कपड़े और सकर्मक क्रिया हो गया धोता, ठीक है? फिर मैम प्रश्न सकर्मक क्रिया का डेफिनेशन बता दीजिएगा। जो काम हो रहा है, जैसे कि सकर्मक क्रिया में आप देखिएगा, जब आप कोई सेंटेंस बोलेंगे आप उससे प्रश्न करेंगे। रवि निर्माण। हाँ एक मिनट, रवि अपने ये कपड़े धोता है, ठीक है? अब प्रश्न आएगा कि रवि क्या धोता है। अब
रवि क्या धोता है, प्रश्न अगर आपने किया और उत्तर में मिला कि रवि कपड़े धोता है तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर वो एक वाक्य हो गया कि रवि खाता है और आपने प्रश्न किया कि रवि क्या खाता है, तो वो इसमें उत्तर नहीं मिला कि वो क्या खाता है, बस रवि खाता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो इसकी पहचान के लिए जब कोई सेंटेंस हो उस सेंटेंस को आप प्रश्न में बदल दीजिए और उत्तर खोजिए, उसमें उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होती है, और उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पे रवि अपने कपड़े खुद धोता है, प्रश्न होगा कि रवि अपने खुद क्या धोता है, तो कपड़े धोता है, उत्तर मिला कपड़े, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुई। और धोना काम हो रहा है, धोता है, इसलिए धोता है को आप सकर्मक क्रिया में डालेंगे, और कपड़े कर्म है इसलिए कर्म में आप कपड़े को डालेंगे। क्लियर है?